ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इससे पहले जो है पैकिंग इन 1D और 2D के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अब हम लोगों को पढ़ना है अबाउट पैकिंग इन 3D। ठीक है, तो 3D की पैकिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो 2D में जैसे हमने देखा था, एक स्क्वायर पैकिंग, एक हेक्सागोनल पैकिंग है, और हेक्सागोनल पैकिंग एक ज्यादा बेटर फॉर्म ऑफ पैकिंग है और पैकिंग फ्रैक्शन उसमें 90% के अराउंड था। ये सब हमने इससे पहले वाली क्लास में किया था। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं पैकिंग इन 3D के बारे में। पैकिंग इन 3D पढ़ने के पहले लेट अस एनालाइज इन डिटेल यूनिट सेल इन 3D। ठीक है, यूनिट सेल इन 3D। 3D में यूनिट सेल कैसी होगी, सबसे पहला डिस्कशन तो ये करना पड़ेगा। अच्छा, 3D में अगर यूनिट सेल के बारे में हम लोग बात करें तो जैसे 2D की यूनिट सेल एक पैरेललोग्राम थी, राइट। 2D में जो यूनिट सेल थी दैट वाज अ पैरेललोग्राम, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। तो इस प्रकार से था कुछ कि 2D का यूनिट सेल एक पैरेललोग्राम था। अब आप पैरेललोग्राम को एक 3 डायमेंशनल शेप दे दीजिए। जैसे समझ लीजिए कि ये एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम को आप ऊपर पकड़ के खींच दीजिए। अब ऊपर आप सीधे सीधे वर्टिकली भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। तो जो फिगर बनता है उसके लिए मैथमेटिकल टर्म जो यूज किया जाता है दैट इज अ पैरेललोपाइप, है ना। तो जैसे 2D में यूनिट सेल एक पैरेललोग्राम थी, एक 3 डायमेंशनल पैरेललोग्राम को हम लोग पैरेललोपाइप बोलते हैं। ये जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो वेक्टर एंड 3D का चैप्टर जब पढ़ेंगे तो शायद वहां पे ये टर्म आता भी है। तो 3D की जो यूनिट सेल है, सबसे पहले हम लोग ये पॉइंट नोट डाउन करें, इट इज अ पैरेललोपाइप। ठीक है, पैरेललोपाइप होती है। एंड अब हम लोग अगर डिस्कस करें कि भाई यहाँ पर कितने पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं, क्या रिक्वायर्ड है, तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट इज पैरेललोपाइप? पैरेललोपाइप इज अ 3 डायमेंशनल पैरेललोग्राम। एक 3 डायमेंशनल पैरेललोग्राम को हम लोग पैरेललोपाइप कहते हैं। इससे ज्यादा डिटेल्स की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, जो बच्चे मैथ्स वाले हैं उनका वेक्टर एंड 3D एक चैप्टर होता है मैथ्स में, वहां पे पैरेललोपाइप ये सब वर्ड्स आएंगे फिर से, और मैथमेटिकली भी इसका मीनिंग समझाया जाएगा। बट केमिस्ट्री में तो क्या, हम खाली इतना बोल के काम चला लेंगे कि इट इज अ 3 डायमेंशनल पैरेललोग्राम। अच्छा, अभी यहाँ पर फिर हम लोग अगर वेरियस चीजों के बारे में बात करें, ठीक है, तो जैसे कितने पैरामीटर्स वगैरह की जरूरत होगी, तो लेट अस से मैं एक 3 डायमेंशनल पैरेललोग्राम बनाता हूँ। तो लगेगा तो आपको ये देखने में क्यूब जैसा ही, बट एग्जैक्टली 3 डायमेंशनल पैरेललोग्राम में कुछ भी चीज जो है वो पॉसिबल है। ओके, सो बेसिकली अब यहाँ पे इस टाइप की यूनिट सेल बन गई। तो पहले तो यहाँ पर हमको 3 साइड्स बताने पड़ेंगे। जैसे 2D में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग 2 साइड्स बताते थे, यहाँ 3 साइड्स बताने पड़ेंगे हमें। तो जैसे लेट अस से कि भाई एक ये वाला साइड हो गया, लेट अस कॉल दिस ए, ये ए हो गया। ठीक है, मतलब भाई एक्स वाई जेड एक्सिस जो होते हैं बेसिकली, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। ठीक है, ये 3 तो आपने साइड बता दिए, ए बी और सी। और फिर इसी तरह से आपको इन तीनों के बीच के एंगल भी बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ए के ऑपोजिट वाले एंगल को अल्फा बोला जाता है जनरली, बी के ऑपोजिट वाले एंगल को बीटा बोला जाता है, और सी के ऑपोजिट वाले एंगल को गामा बोला जाता है। तो यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए तो 3D की यूनिट सेल स्पेसिफाई करने के लिए a total of 6 parameters are required. We need 6 parameters to specify 6 parameters to specify unit cell in 3 dimensions. 3 dimensions में हमें 6 पैरामीटर चाहिए यूनिट सेल को स्पेसिफाई करने के लिए, पहली बात। अब ये 6 पैरामीटर क्या क्या है, थोड़ा इसका एनालिसिस अगर किया जाए तो आउट ऑफ दीज 6 पैरामीटर्स 3 पैरामीटर्स आर बेसिकली द एज लेंथ, या फिर लंबाई है एक तरह से देखो तो। इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज नोन एज द क्रिस्टलोग्राफिक, क्योंकि ये बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड का यूनिट सेल है, तो वहीं से ये वर्ड आता है क्रिस्टल से रिलेटेड, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस बोलते हैं, जो एबीसी लेंस है बेसिकली, राइट। एंड अल्फा बीटा गामा को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स। सो दे आर नोन एज क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स एंड अ टोटल ऑफ 6 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड।
ठीक है, दे आर नोन एज क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स। अच्छा, अब बेस्ड अपॉन द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ ABC एंड अल्फा बीटा गामा, ठीक है, a total of 7 different crystal systems are found in nature। ठीक है, नेचर में 7 अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम्स पाए जाते हैं, जिसके बारे में एनसीईआरटी से मैंने आपको टेबल बनाने के लिए बोला था। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आर फाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए बात करें तो अगर ए बी और सी बराबर है और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो ऐसे क्रिस्टल सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। सच अ क्रिस्टल सिस्टम इज नोन एज क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। अब इसी तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन के बेसिस पर टोटल 7 अलग अलग टाइप के क्रिस्टल सिस्टम पाए जाते हैं। जैसे A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अब इस तरह से टेट्रागोनल होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है ना, फिर उसके बाद हेक्सागोनल होता है, फिर उसके बाद ट्राइक्लिनिक होता है। इस तरह से टोटल 7 अलग अलग टाइप के क्रिस्टल सिस्टम पाए जाते हैं। इसमें से जो लास्ट वाला होता है ट्राइक्लिनिक, वो सबसे अनसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, तो वो जो टेबल एनसीईआरटी में बनी हुई है, वो टेबल इसीलिए मैंने आपको बनाने के लिए बोली थी कि टोटल 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स आर फाउंड इन नेचर। उसमें से हमको सबके बारे में पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई हमको खाली क्यूबिक और हेक्सागोनल के बारे में ही करनी है। ठीक है, बट हाँ, उनके कुछ पैरामीटर्स, कुछ बेसिक बातें जो है वो आप ध्यान रखें। जैसे अगर आपने एनसीईआरटी वाली टेबल बना ली होगी, तो उसमें सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा ट्राइक्लिनिक दिख रहा होगा, तो वहां पे अल्फा नॉट ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो वो सबसे अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम है। A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी क्यूबिक वाला जो है वो सबसे सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स पाए जाते हैं। उनकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है थोड़ी सी ध्यान रखें, वो कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, एक बार जेई एडवांस में भी आ चुका है, जेई मेंस में भी पिछले कुछ ईयर्स में आया है, कई बार आया है। ठीक है, मतलब कई बार तो नहीं बोलूंगा, हाँ, बट एक दो बार आया है। तो इसलिए थोड़ा सा उसके बारे में क्रिस्टल सिस्टम्स की वैल्यू जो है वो आपको ध्यान रखनी। उनको कोई ट्रिक भी उसके पीछे नहीं है, वो बस एक भाई लॉजिक है, डेटाबेस है, इस टाइप के 7 क्रिस्टल सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इन 3D, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इन 3D based upon the location of particles, based upon the location of particles। तो पार्टिकल्स की लोकेशन के बेसिस पर 3D में कौन सी अलग अलग टाइप की यूनिट सेल्स पाई जाती हैं। तो सबसे पहली तो होती है भाई सिंपल या प्रिमिटिव। अब सिंपल या प्रिमिटिव की मीनिंग मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। ठीक है, कि लैटिस पॉइंट्स जो है वो सिर्फ कॉर्नर पर होने चाहिए, तो ऐसे यूनिट सेल को हम लोग सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं क्यूब बना दूं, ठीक है, और इस क्यूब में जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। द लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे सिंपल यूनिट सेल। और लेट अस से ये क्यूब है, तो इसको आप बोलोगे सिंपल क्यूबिक। बट अभी खैर क्यूबिक इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी फिलहाल तो बस ये समझना है कि दिस इज अ सिंपल यूनिट सेल। फिर इसके बाद आ गया सेंटर्ड। अब सेंटर्ड में क्या है कि 3 टाइप के होते हैं, सेंटर्ड में 3 टाइप के होते हैं, राइट। और ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला नंबर 1 होता है बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, नंबर 1 इज बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड ना, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि लैटिस पॉइंट जो है वो कॉर्नर पर है और बॉडी के सेंटर पर है। ठीक है, तो लैटिस पॉइंट्स कॉर्नर पे तो होते ही है, खैर हमेशा ही होते हैं। ठीक है, बट सिंपल या प्रिमिटिव में सिर्फ कॉर्नर पर होते हैं, बट सेंटर्ड में सिर्फ कॉर्नर पर नहीं होते। तो कॉर्नर पर तो है ही है, बट उसके साथ साथ एक लैटिस पॉइंट बॉडी के सेंटर पर भी विद इन द, जैसे क्यूब अगर है तो क्यूब के बॉडी सेंटर पे, तो उसको बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसको बोलेंगे सिंपल क्यूबिक। शॉर्ट फॉर्म में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए BCC वर्ड यूज किया जाएगा आगे से,
BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, अभी आएगा आगे फिर और बताऊंगा। तो ये बॉडी सेंटर्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आता है सेकंड, सेंटर्ड में ही सेकंड है ना, आता है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड, तो फेस सेंटर्ड हो जाएगा कि लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स, लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स and they are also present at the center of the face, ठीक है, center of each and every face, ठीक है। तो लैटिस पॉइंट कॉर्नर पर तो ही है, और उसी के साथ साथ पहले कॉर्नर वाले लैटिस पॉइंट बना दिए जाए। तो लैटिस पॉइंट कॉर्नर पर है और उसके साथ साथ हर फेस के, ऐसा नहीं किसी एक आध फेस के, हर फेस के। तो ये ऊपर वाला फेस हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला फेस हो गया, ये राइट हैंड साइड वाला फेस हो गया, ये सामने वाला फेस हो गया, ये नीचे वाला फेस हो गया, और ये पीछे वाला फेस हो गया। हर फेस के सेंटर पर यू विल गेट वन लैटिस पॉइंट, तो इसको बोलते हैं फेस सेंटर। और सेंटर्ड में ही थर्ड आता है, सेंटर्ड में ही थर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंड सेंटर्ड, ठीक है। एंड सेंटर्ड क्या होता है? एंड सेंटर्ड कुछ कुछ फेस सेंटर जैसा है। जैसे फेस सेंटर में क्या होता था कि हर फेस के सेंटर पर होता था, बट एंड सेंटर्ड में ऐसा नहीं है। ऑपोजिट पेयर ऑफ फेसेस, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस, है ना, एक कोई भी पेयर ऑपोजिट फेसेस का आप ले लीजिए। मतलब पहले तो कॉर्नर पे लगा दो, कॉर्नर पे तो हमेशा ही रखना है, तो कॉर्नर पर तुमने पुट कर दिया, ठीक है। ये लैटिस पॉइंट तुम्हारे सारे के सारे कॉर्नर पर आ गए। अब कोई भी चूज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस, चाहे ऊपर नीचे वाला ले लो, चाहे आगे पीछे वाला ले लो, चाहे लेफ्ट और राइट वाला ले लो, कोई भी एक पेयर ले लो ऑपोजिट फेसेस का, और उन पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस के फेस सेंटर पर लगा। बाकी सब फेस सेंटर पर नहीं, सारे फेस सेंटर पे होगा तब फेस सेंटर हो जाएगा, लेकिन वन पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस के फेस सेंटर पर है तो उसको हम लोग एंड सेंटर्ड बोलते हैं। तो इस टाइप से 4 टाइप के यूनिट सेल पाए जाते हैं 3D में बेस्ड अपॉन द लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स बेस्ड अपॉन द लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स। फिर अभी मैंने बोला था कि 7 क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, इस तरह से, ठीक है। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम है और 4 टाइप के यूनिट सेल हैं। तो हर टाइप का यूनिट सेल अगर हर क्रिस्टल सिस्टम में पाया जाने लगे तो टोटल 28, 28 7 4 28 अलग अलग टाइप के यूनिट सेल हो जाएंगे। लेकिन हर प्रकार का यूनिट सेल हर क्रिस्टल सिस्टम में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बेसिस पर स्टडी करके पाया गया कि टोटल 14 अलग अलग टाइप के यूनिट सेल्स पाए जा सकते हैं, एंड दे आर नोन एज द 14 ब्रेवियस लैटिस, 14 ब्रेवियस लैटिस, ठीक है। इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ब्रेवियस लैटिस। टोटल 14 टाइप के अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक में सिंपल पाया जाता है, और बॉडी सेंटर पाया जाता है, और फेस सेंटर पाया जाता है, एंड सेंटर्ड नहीं पाया जाता। 4 के चारों सिर्फ एक ही क्रिस्टल सिस्टम में आपको मिलेंगे। अगर आपने वो टेबल बनाई है तो आपको ये बात समझ में आएगी। 4 के चारों एक ही क्रिस्टल सिस्टम में मिलेंगे, दैट इज ऑर्थोरोम्बिक। उसमें चारों मिलेंगे, सिंपल भी मिलेगा, फेस सेंटर भी मिलेगा, बॉडी सेंटर भी मिलेगा, और एंड सेंटर भी मिलेगा। तो दैट इज ओनली इन ऑर्थोरोम्बिक। तो ये सब कुछ कंक्लूजन्स हैं जो वहां से आप ध्यान रख सकते हैं। सिंपल वाला यूनिट सेल सब में पाया जाता है, 7 के सातों क्रिस्टल सिस्टम में सिंपल वाला यूनिट सेल पाया जाता है। और इस तरह से बेस्ड अपॉन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस total 14 different types of crystal systems are found, which are known as 14 Gravius lattice. चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग अब डिस्कस करते हैं a very important aspect, and that is the contribution of the different lattice points, contribution of different lattice points, contribution of different lattice points इन क्यूबिक यूनिट सेल। जो भी अलग अलग लैटिस पॉइंट्स हैं इन अ क्यूबिक यूनिट सेल, उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और बहुत सिंपल भी है, ठीक है।
और इस पर बेस्ड एप्लीकेशन अभी से लेकर के जब तक चैप्टर चलेगा तब तक आती रहेगी। मेनली जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, हमको क्यूबिक पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। हमारी क्यूबिक के अराउंड बहुत सारी एनालिसिस होगी। तो क्यूबिक में जो अलग अलग लैटिस पॉइंट्स हैं उनका यूनिट सेल में क्या कंट्रीब्यूशन है, जैसे भी पिछली क्लास में हम लोग कर रहे थे 2D वाले में, तो 1/4 1/3 ये सब कर रहे थे ना हम लोग। तो उसी तरह से अब 3D में क्या अलग अलग लैटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड वेरी फ्रीक्वेंटली मतलब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जो इस चीज को टेस्ट करते हैं। बहुत ही आसान चीज भी है ये, ठीक है, कुछ ऐसा खास इसमें ऐसा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहले नंबर 1 कॉर्नर के कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट करते हैं। ये क्यूबिक यूनिट सेल है, फिर से आप विजुलाइज करिए क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। और इस क्यूबिक यूनिट सेल में अगर कोई कॉर्नर वाला लैटिस पॉइंट है, सो लेट अस से इफ इट इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर, ठीक है, तो कॉर्नर वाले लैटिस पॉइंट का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द, मतलब इसका कितना हिस्सा इस यूनिट सेल में है। तो कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन है बच्चों वो होता है 1/8। अब ये 1/8 कहां से आया? देखिए ऐसा तो है नहीं कि एक यूनिट सेल है, बहुत सारे यूनिट सेल है 3D में पड़े हुए हैं। तो कोई भी कॉर्नर जो है वो 8 यूनिट, कोई भी कॉर्नर जो है वो 8 क्यूब्स के साथ कॉमन होगा। मतलब देखो एक जैसे क्यूब ये पड़ा है, एक क्यूब इसके बगल में होगा, इस तरह से तुम सोच सकते हो, ठीक है। एक क्यूब ये वाला हो गया और एक क्यूब ये वाला हो गया, एक क्यूब ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये 4 क्यूब तो नीचे हो गए और इसी तरह 4 क्यूब ऊपर हो गए, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई कॉर्नर है, तो एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर, तो ये कॉर्नर इन चारों के साथ कॉमन है और 4 क्यूब इसके ऊपर रख दो, तो ये कॉर्नर इन 8 क्यूब्स के साथ कॉमन है। अगर इन 8 क्यूब्स के साथ कॉमन है तो यहां पर अगर कोई पार्टिकल होगा तो इस यूनिट सेल के अंदर उसका 1/8 ही तो हिस्सा आ पाएगा ना। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, ये बात ध्यान रखो, बहुत जरूरी है। दूसरा फिर आया कि सेकंड हम लोग पढ़ते हैं, चलो इसका पढ़ते हैं, बॉडी सेंटर का पढ़ते हैं। बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन तो 1 होता है। बॉडी सेंटर तो पूरा पूरा यूनिट सेल के अंदर ही है ना। अगर बॉडी के सेंटर पर कोई पार्टिकल है, ठीक है, तो बॉडी के सेंटर वाले पार्टिकल का कोई शेयरिंग नहीं है किसी के साथ। बॉडी के सेंटर का मतलब ही है कि पूरा पूरा वो इस यूनिट सेल के अंदर है। तो बॉडी के सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 हो गया, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 हो गया, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट आया फेस सेंटर, ठीक है। फेस सेंटर, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? फेस सेंटर अगर हम लोग बनाए तो एवरी फेस विल बी कॉमन टू 2 क्यूब्स। अगर एक के बगल में एक क्यूब रखे हुए हैं, तो जैसे मान लो एक ये क्यूब मैंने बना दिया, ठीक है, लेट्स से ये क्यूब एक है और ये इस तरह से बनाया है हमने, ठीक है। तो ये वाला जो फेस है, यहाँ पर एक पार्टिकल तुम रख दो, तो ये वाला जो फेस है, इस फेस की बात कर रहा हूँ, ये फेस 2 क्यूब्स के साथ कॉमन होगा। एक तो ये लेफ्ट वाला क्यूब और एक ये जो राइट में क्यूब पड़ा होगा वो वाला क्यूब। तो यहाँ जो पार्टिकल रखोगे वो आधा इधर होगा आधा इधर होगा। इसका कंट्रीब्यूशन, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन जो है वो हो गया 1/2 के बराबर। ये सब बहुत ज्यादा काम की चीजें हैं। दिस इज 1/2 एंड फाइनली वी डिस्कस अबाउट एज सेंटर, ठीक है। एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन, एंड एज के सेंटर पर, मतलब एज के सेंटर पर जो पार्टिकल है, पहले कंट्रीब्यूशन समझ लीजिए फिर कुछ और बताते हैं आपको, ठीक है, काम की बात। अगर एज के सेंटर पर पार्टिकल है तो अगेन लेट अस ड्रॉ अ क्यूब, एक बार क्यूब बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्यूब बन गया। और अगर एज के सेंटर पर पार्टिकल होगा, एज समझ रहे हो किसको कहते हैं ना, तो एज के सेंटर मतलब ये पार्टिकल हो गया, इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एज और कितने क्यूब्स के साथ कॉमन होगी? 4 के साथ होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई, एक ये वाला क्यूब होगा जो इधर पड़ा हुआ है, एक ये पीछे, जैसे दिस इज क्यूब नंबर 1, ठीक है, दिस इज क्यूब नंबर 2, दिस इज क्यूब नंबर 3 एंड दिस इज क्यूब नंबर 4। सो ये जो लाइन है, ये जो एज है, ठीक है, दिस विल बी कॉमन टू 1 2 3 4, चारों क्यूब्स के साथ कॉमन होगी। और यहां पर जो पार्टिकल आ रहा है
उसका एक क्यूब के अंदर 1/4 ही हिस्सा आएगा। अब तुम बोलोगे कि सर अभी आप बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर पढ़ाए थे, तो उसमें तो एज पे पार्टिकल तो कभी आता ही नहीं था, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्यों पढ़ा रहे हैं आप? जब एज पे पार्टिकल ही नहीं आता तो इसका कंट्रीब्यूशन पढ़ने की क्या जरूरत है? तो देखो पार्टिकल अभी नहीं आ रहा है, अभी मैं जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था कि हम लोग पढ़ रहे हैं पैकिंग ऑफ सॉलिड्स हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। तो अगर एक ही टाइप का पार्टिकल है तब तो एच के सेंटर पर पार्टिकल नहीं आता है, बट आगे चल के जब आयनिक सॉलिड्स के बारे में पढ़ाई करेंगे जहां पे दो अलग अलग साइज के पार्टिकल होंगे, तो वहां पे आप देखोगे एच के सेंटर पर भी पार्टिकल आ जाएगा, और एच के सेंटर पर जब पार्टिकल आएगा तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा, और फिर उससे आगे हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इस पर बेस देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, कि कई बार क्वेश्चंस होंगे फॉर्मूला निकालने के, कि उस सॉलिड का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो जब भी सॉलिड का फॉर्मूला निकालना होगा, है ना, फॉर्मूला ऑफ सॉलिड, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ सॉलिड, तो हमेशा तुम क्या करोगे बच्चों, कि तुम यूनिट सेल का फॉर्मूला निकाल लेना, क्योंकि वही यूनिट सेल इसीलिए पढ़ रहे हैं ना हम लोग, कि वही यूनिट सेल बार बार रिपीट हो रही है। तो जो सॉलिड के अंदर फॉर्मूला है वही सेम फॉर्मूला यूनिट सेल का, मतलब जो जो यूनिट सेल का फॉर्मूला है भाई वही सेम चीज बार बार रिपीट होती जा रही है, और फॉर्मूले को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमको बोला जाएगा फॉर्मूला ऑफ सॉलिड निकालने के लिए, बट हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल हम लोग जनरली निकाल लेते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर करता हूं। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, बहुत 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 ज्यादा, है ना, कि बोला गया इन अ सॉलिड, कोई एलिमेंट ए है, उसके एटम्स, ए एटम्स ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। ए एटम्स ऑक्यूपाई कॉर्नर्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, ए एटम्स ऑक्यूपाई कॉर्नर्स ऑफ cubic unit cell, and B atoms occupy all face centers. B atoms occupy all face centers. तो बोला गया कि भाई फाइंड फॉर्मूला, तो पता लगाओ कि उस सॉलिड का फॉर्मूला क्या होगा। ए के एटम सारे कॉर्नर्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं और बी के एटम्स सारे फेस सेंटर्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो फॉर्मूला निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है, मतलब एक बेसिक लॉजिक समझो कैसे करते हैं ऐसे सवाल, फिर आगे तो क्या है ये बार बार आते रहेंगे, ठीक है ना। तो एक पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करो। तो क्यूबिक यूनिट सेल है, उसमें जो एलिमेंट ए है उसके एटम्स सभी कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई करें। तो मान लीजिए ब्लू वाले ए के एटम्स हैं, तो बेटा कितने कॉर्नर हैं, कितने कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर हैं, और जो कॉर्नर पे एटम है उसका इफेक्टिवली कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो 8 इंटू 1/8 करोगे तो इसका मतलब 1 आ जाएगा। तो इफेक्टिवली एक यूनिट सेल में ये जो ए वाला एटम है इसकी संख्या 1 है, इस यूनिट सेल में इफेक्टिवली हर यूनिट सेल में 1 है, ठीक है। और अगर हम लोग बी वाले एटम के बारे में बात करें, तो बी वाले जो एटम्स हैं दे आर प्रेजेंट एट ऑल द फेस सेंटर्स, साफ साफ लिखा भी हुआ है। तो फेस सेंटर होते कितने हैं, 6, और फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है हाफ, तो टोटल ये आ गया 3। तो इफेक्टिवली हर यूनिट सेल में 3 बी के एटम्स हैं, तो ए का 1 है और बी का 3 है, तो दोनों को मिलाओगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा AB3, 1:3 का रेशियो, और बस यही बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इस टाइप के सवाल हम लोग आगे भी चल के प्रैक्टिस करेंगे। ये तो क्या है कि सिंपली एक इंट्रोडक्शन था, बट अभी और भी हम लोग इस पे और अलग अलग टाइप के सवाल इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी में, कि एटम यहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया, वो सब टाइप के सवाल हम लोग करेंगे।